एपिसोड 481 टू 482। उसने अपनी उंगली काट ली और जल्दी से लंच बॉक्स लेकर चली गई। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। अगर गूनिंग को पता चल जाता तो वो उसे जरूर पीटता। अंकल गू के मुक्कों की ताकत को कम मत समझना। अगर वह सचमुच किसी को पीटना शुरू कर दे तो ये बेरहमी होगी। फिर गूनिंग चलकर आई, एक कुर्सी खींची और बैठ गई। क्या मम्मी पापा को पता है? मैंने उन्हें नहीं बताया, गू निंग ने अपने बड़े भाई को देखते हुए कहा। वह सचमुच बहुत दुखी था। यही वह भाई था जिसने उसे पाला पोसा था। वह लगभग अपने भाई के सहारे ही बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका भाई मुश्किल से चल फिर पा रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने भाई को इस हालत में देखेगा, न तो पहले जैसा जोशीला, न लंबा चौड़ा और न ही स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ। ... जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम उन्हें बता देंगे। अपने चारों ओर लगी ट्यूबों के बावजूद गू किंग मुस्कुराने में कामयाब रहा। वह अभी अभी जागा था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। जब तक उनका यही रवैया बना रहा, वे निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी कम उम्र और स्वस्थ शरीर को देखते हुए वे कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। बाकी चोटों को ठीक होने में बस समय लगेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि जब गू किंग की नींद खुली तो गू निंग ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार जाग गया है। चिंता मत करो, सब ठीक है। वह स्वयं पीड़ित था, लेकिन वही दूसरों को सांत्वना भी दे रहा था। और उसने अपनी आंखें खोली और आह भरे बिना नहीं रह सका। मैं अपने शरीर को जानता हूं, तुम मेरे लिए एक और बच्चे की देखभाल कर सकती हो। ठीक है, गू निंग ने सहमति जताई। पहले शादी करो। गू किंग ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब वह दिल से चाहता था कि उसका भाई तुरंत शादी करके बच्चे पैदा कर ले। उसे हमेशा लगता था कि उसने अपने भाई को बिगाड़ दिया है। उसका भाई 30 साल का हो चुका था, फिर भी उसकी शादी नहीं हुई थी और न ही बच्चे थे। गू निंग के साथ भी यही हाल था। उसने पहले कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब वह दिल से चाहता था कि गू निंग के बच्चे हों। अगर उनके बच्चों की देखभाल करने में बहुत देर हो गई तो क्या होगा? उनकी मां रो रोकर मर जाएगी। तांग युक्सिन टोफू का एक टुकड़ा खा रही थी। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी, बस इतना कह सकती थी कि हाल का मौसम असहनीय लग रहा था और उसके सीने में एक झुनझुनी थी जो दूर नहीं हो रही थी। उसने पत्ता गोभी का एक टुकड़ा खाया। इसका स्वाद पहले जैसा ही था, लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं था। ली जिया ने अपना लंच बॉक्स मेज पर रखा और तांग युक्सिन के सामने बैठ गई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि तांग युक्सिन क्या खा रही थी और वह चौंक गई। युक्सिन, क्या तुम्हें अभी अभी वेतन नहीं मिला? तुम इतनी कंगाल कैसे हो? ली जिया की तनख्वाह उसके गुजारे के लिए काफी थी और वह कुछ पैसे बचा भी लेती थी। तांग युक्सिन की तनख्वाह तो उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। वह तो सिर्फ एक डॉक्टर थी, जबकि तांग युक्सिन मुख्य डॉक्टर थी। क्या तांग युक्सिन का परिवार दिवालिया हो रहा है? वह आजकल सादा टोफू और सब्जियां क्यों खा रही थी? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है? लो, मेरा ले लो। ली जिया ने तुरंत अपना खाना तांग युक्सिन को दे दिया। उसे खाने से उचित पोषण नहीं मिल सकता था। उसकी सेहत में अभी अभी सुधार हुआ था। उसने मछली और मांस से भरी एक बड़ी प्लेट तैयार की थी। उसे देखकर ही पेट भर जाता था, खाने की तो बात ही अलग थी। तांग युक्सिन ने अपने कटोरे के लिए टोफू का एक और टुकड़ा उठाया। तुम बेवजह सोच रहे हो। मैं बस मांस और मछली खा खाकर ऊब गया हूं और अचानक टोफू और सब्जियां खाने का मन कर रहा है। वैसे भी ये सेना में बना है, इसका स्वाद अच्छा है। वह संतुष्टि भरे भाव से खाना खा रही थी, जबकि ली जिया संशय में होते हुए टोफू का एक टुकड़ा चखने लगी। उसका स्वाद ठीक ठाक था। उसे लगा कि तांग युक्सिन सिर्फ दिखावा कर रही है। जाहिर है उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह हर दिन टोफू और सब्जियां खा रही थी। यह अफवाह पूरे अस्पताल में फैल गई। कुछ ही समय में तांग युक्सिन पर तरस खाया जाने लगा, क्योंकि माना जाता था कि वह खाना खरीदने में असमर्थ थी। यहाँ तक कि डीन भी इस अफवाह से हैरान थे और उन्होंने तुरंत तांग युक्सिन को फोन करके बात की। उन्हें चिंता थी कि जिस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भर्ती करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा था। युक्सिन, क्या घर में कोई परेशानी है? डीन ने सावधानी से तांग युक्सिन से पूछा। अगर सच में कोई परेशानी है तो मुझे बताने में संकोच न करें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही डीन ने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अस्पताल ने आपका वेतन बढ़ाने और विशेष भत्ता देने का फैसला किया है। अगर फिर भी ये पर्याप्त नहीं है तो हम अन्य उपाय भी ढूंढ लेंगे।
आप किसी भी हालत में भूखे नहीं रह सकते। डीन की बातों से तांग युक्सिन पूरी तरह से हैरान रह गई। डीन जी, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। सच में उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तांग परिवार द्वारा बनवाई गई इमारतें खूब बिकी। हर महीने उसके पिता उसके बैंक खाते में कुछ दसियों हजार रुपये भेज देते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 3 साल की पढ़ाई के दौरान उसने काफी पैसे बचाए थे। छात्रा होने के बावजूद उसे स्कूल से विशेष सब्सिडी मिलती थी। खाना मुफ्त था और स्कूल उसे हर महीने भत्ता भी देता था। यह ज्यादा तो नहीं था, लेकिन उसके लिए काफी था। अब वह अस्पताल में थी। उसके रहने खाने का खर्च अस्पताल उठाता था और उसकी मासिक तनख्वाह भी अच्छी थी। कुल मिलाकर अस्पताल उसे जितना भी भुगतान करता था वह बचा लेती थी। भला उसे पैसों की कमी कैसे हो सकती थी? युक्सिन, मुझसे झूठ मत बोलो, डीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम हर तरह से अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम बहुत जिद्दी और अड़ियल हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो सबको बताओ, वे समाधान ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें हर समय सब्जियां और टोफू खाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी जिंदगी है? तुम खरगोश तो नहीं हो? क्या तुम सच में हर दिन शाकाहारी रहना चाहते हो? तांग युक्सिन को आखिरकार समझ आ गया कि गलतफहमी का कारण क्या था। दरअसल वह हमेशा टोफू और सब्जियां खाती थी, लेकिन वह टोफू और सब्जियां सिर्फ इसलिए खाती थी क्योंकि वे स्वादिष्ट थीं और उसे पसंद थीं। इसके अलावा उन सब्जियों और टोफू के लिए उसे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। ये सब उसे गूनिंग लाकर देती थी। आधे दिन की मशक्कत के बाद डीन को आखिरकार यकीन हो गया कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है और वह शाकाहारी बनकर खरगोश बनने की ख्वाहिश नहीं रखती। डीन को यकीन दिलाने के लिए कि वह गरीबी से जूझ नहीं रही है, उसने लगभग अपनी बैंक पासबुक ही दिखा दी। उसके खाते में लाखों रुपये थे जो उसके पिता ने महीनों में ट्रांसफर किए थे। लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए कुछ खास नहीं था, बस सैनिटरी पैड और हेयर टाई ही खरीद सकती थी। वापस आकर उसने गूनिंग को सब कुछ बताया। वह आधे घंटे तक लगातार बड़बड़ाती रही जैसे कोई बूढ़ी औरत हो और गूनिंग को दोष देती रही कि वह उसके लिए बढ़िया खाना नहीं लाए। भला लंच बॉक्स में कैसे? क्या सोने के कटोरे में बेहतर नहीं होता? उसने टोफू और सब्जियों के एक जैसे होने की शिकायत की और कहा कि काश उनका कोई और अच्छा नाम होता। डॉक्टर टैंग की चिकित्सा में स्पष्ट दक्षता के बावजूद उनकी कम उम्र उन्हें कुछ हद तक विलक्षण बनाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई थी जिसका दिल लगभग 40 मिनट तक बंद रहा था। उनकी ऐसी चिकित्सा कुशलता उन्हें पहाड़ों में छिपे दिव्य चिकित्सकों की याद दिलाती थी। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि यह सब एक अनुभवहीन, अभी अभी स्कूल से निकली लड़की ने किया था। फिलहाल वही डॉक्टर जिसने सफेद कोट और फौजी वर्दी पहने हुए टोफू के स्वाद की आलोचना की थी और पत्तागोभी को उतना बढ़िया नहीं बताया था, उसे देखकर गू किन को यह दृश्य अजीब लगा। तांग युक्सिन अपना खाना मेज पर रखती है और ली जिया जल्दी से उसके सामने बैठने के लिए आती है। इसे पल एमरल्ड एंड जेड सूप कहते हैं, ये काफी महंगा है। तांग युक्सिन अपने कटोरे में टोफू का एक टुकड़ा खाते हुए कहती है। टोफू को देखकर धोखा मत खाए, यह असल में चिड़िया के घोंसले से बना है। और ये दिखने में साधारण सी पत्ता गोभी असल में पत्ता गोभी के पत्तों में लिपटी समुद्री खीरा है। फिर वह पत्ता गोभी का एक टुकड़ा खाती है और बेहद संतुष्ट दिखती है। ये दृश्य देखकर ली जिया ने अनजाने में अपनी चाय थूक दी। ... तांग युक्सिन, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। एक जैसे लोग ही एक जैसे लोगों को पहचानते हैं, तांग युक्सिन ने जवाब दिया, जिसे अपने व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं लगता था। वह खुद को पूरी तरह से सामान्य मानती थी, यहाँ तक कि दुनिया में किसी और से भी ज्यादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था। वैसे ली जिया ने हंसते हंसते अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वे जियानी की शादी हो रही है। ओह, तांग युक्सिन ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया और अपना लजीज सूप पीती रही। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे जियानी किसे अपना पति चुनेगी। इस जीवन में सब कुछ बदल चुका था, उसके साथ झांग योनगोन नहीं था और वे जियानी को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वे जियानी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वह डॉक्टर बन चुकी थी और अमीरों के बीच उसका मेल जोल बढ़ने लगा था। ली जिया ने रहस्यमय ढंग से चारों ओर देखा और फिर डरावने लहजे में कहा, अंदाजा लगाओ कि वह किससे शादी कर रही है। तांग युक्सिन ने टोफू का एक और टुकड़ा खाया और कहा, हम कौन? तुम्हें पता है जिस आदमी की तुमने सर्जरी की थी जब तुम खून की उल्टी कर रहे थे, उसका नाम क्या है? ली जिया हकलाते हुए बोली, कुछ पल के लिए उसका नाम भूल गई थी। जिन वेन हान, तांग युक्सिन ने पूछा। वह ली जिया के विपरीत थी। सर्जरी खुद उसकी नहीं हुई थी, लेकिन उसने 2 बार उसकी सर्जरी की थी।
ओह हाँ, ये वही है, ली जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, उसका परिवार अमीर है। मुझे आश्चर्य है कि उसे उससे शादी करने का कितना सौभाग्य मिला। मेरी बारी कब आएगी? तांग युक्सिन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वे जियानी किससे शादी करेगा। वह उसके स्वभाव के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना यकीन था कि जिन वेनहान की मां एक मजबूत, धनी और सख्त फैसलों वाली महिला थी। वे जियानी के स्वभाव को देखते हुए उनका घर शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, और एक विवाहित जोड़े के लिए रोजाना की नोकझोंक भी बेहद खुशी ला सकती है। और वाकई उसका अनुमान सही निकला। जिनकी मां को न तो वे जियानी और न ही उसका परिवार पसंद आया। उन्हें लगता था कि वे लोग बेस्वाद और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की तरह हैं। फिर भी वे जियानी के प्रति अपने बेटे की प्रशंसा का विरोध कर सकी और न ही अपनी सेहत का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाने का। अनिच्छा से ही सही, उन्होंने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी, लेकिन वे जियानी या उसके परिवार के प्रति पक्षपात या सम्मान दिखाने का उन्हें कोई कारण नहीं मिला। अपने बेटे से शादी करने का मतलब यह नहीं था कि वे जियानी अचानक मुर्गी से हंस बन जाएगी। किसान की बत्तख कभी हंस नहीं बन जाती। वे जियानी ने भले ही अपने बेटे को ये यकीन दिलाने के लिए झूठ बोला हो कि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन इससे उसकी जान बचाने वाले की असली पहचान छिपाना मुश्किल था। हालांकि जानलेवा हालत में डॉक्टर की तुलना में वे जियानी को अपने बेटे की दुल्हन के रूप में चुनना बेहतर समझा और अपना आपा खो बैठी। हाँ, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि वे जियानी का स्वभाव सचमुच कुछ हद तक उन्हीं जैसा था। वे तियान और सांग जिलान की बस यही कामना थी कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो। वे जिन परिवार जैसे ससुराल वालों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जिन परिवार कई बड़ी कंपनियों का मालिक था और जिन वेनहान उनकी बेटी का बहुत आज्ञाकारी और परिवार का सम्मान करने वाला बेटा था। वह इकलौता बेटा था जिसका पिता नहीं था, और उसकी मां के न रहने पर सारी संपत्ति उससे मिल जाती। इस तरह सब कुछ उनकी बेटी जियानी का हो जाता। इस सुनहरे अवसर को खोने के डर से उन्हें अनिच्छा से अपनी 21 वर्षीय बेटी की कम उम्र में शादी के लिए राजी होना पड़ा, जिसने अभी तक स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। हालांकि वे जियानी द्वारा चुने गए पति का तांग युक्सिन के लिए अंततः कोई महत्व नहीं था। उसी क्षण तांग युक्सिन बस से उतरी। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे चक्कर आ रहे थे। आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ी तो हो गई, लेकिन पूरी तरह से रास्ता भटक गई थी। कोई विकल्प न होने पर उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को उसे एक विशिष्ट शहर ले जाने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और बस उस दिशा में गाड़ी चलाने लगा जहां महिला ने उसे बताया था। लगभग 1 घंटे तक टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के बाद आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। तांग युक्सिन गाड़ी से उतरी और सामने खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, लिन यिले भला यहाँ कैसे रह सकती है। टैक्सी ड्राइवर ने उसे इस शहर में न रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि यहाँ के मकान खतरनाक हैं, परिवहन व्यवस्था खराब है, शॉपिंग मॉल नहीं है और किराने की दुकानें भी परेशान करने वाली हैं। बस में सफर करते समय उसे चिंता हो रही थी कि लिन यिले एक खतरनाक ईंट के घर में रहती है, लेकिन उसे लगा कि ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि लिन यिले का परिवार समृद्ध था। उसके पिता एक सक्षम अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और निश्चित रूप से अपनी इकलौती बेटी को किसी जोखिम भरी जगह पर रहने नहीं देते। उसे राहत तभी मिली जब उसने अच्छी खासी ऊंची इमारतें देखीं। उसे सहज रूप से लगा कि लिन यिले को इन्हीं अच्छी तरह से रखरखाव वाली इमारतों में रहना चाहिए, न कि पीछे की ओर उखड़ी हुई दीवारों और कमजोर ढांचे वाले जर्जर मकानों में। उसने एक नोट निकाला और एक हाथ में अपना सामान पकड़े हुए दरवाजे की तलाश करने लगी। कुछ दिन पहले उन्हें लिन यिले का फोन आया, जिसमें उन्होंने उन्हें आने के लिए कहा। जब उसने वजह पूछी तो लिन यिले ने टालमटोल किया, कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, बस उसे आने के लिए कहा। उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिन यिले हमेशा से ऐसी ही थी, अगर वह किसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहती थी तो चाहे आप उसे जबरदस्ती भी बोलने को कहें, वह नहीं बताएगी। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, लिन यिले यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई थी, कष्ट सहने के लिए नहीं, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसने अपने हाथ में मौजूद नोट को देखना शुरू किया, घर घर के परतों की तुलना करने लगी, लेकिन यह अजीब लग रहा था, मानो कुछ पते मेल नहीं खा रहे हों। उसने अपना सामान जमीन पर रख दिया। उसने चारों ओर खूब खोजबीन कर ली थी, लेकिन उसे नोट पर लिखी जगह नहीं मिली। उसने लिन यिले द्वारा पिछली बार इस्तेमाल किए गए नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह सार्वजनिक नंबर था, लिन यिले का अपना नंबर नहीं। लिन यिले के पास मोबाइल फोन था। आजकल फोन महंगे नहीं थे, हर कोई फोन खरीद सकता था। उसका फोन कहाँ था? ...
वो ये सब बातें पूछ नहीं पाई क्योंकि उस फोन कॉल के बाद से लिन यिले से उसकी कोई बात नहीं हुई थी, वरना वो बिना जाने यहाँ इतनी जल्दी नहीं आती कि उसे कहाँ जाना है। लिन यिले ने उसे बस ये नोट और उस पर लिखा पता दिया था। उसने बहुत देर तक खोजा, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे वह जगह नहीं मिली। क्या उसे पता गलत याद था? लेकिन ये सही नहीं हो सकता। उसने लिन यिले के साथ पता एक एक अक्षर करके लिखा था। उन्होंने उसके द्वारा कही गई हर बात की पुष्टि की थी, इसलिए ये गलत हो ही नहीं सकता था। तो आखिर वह जगह कहाँ थी? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने वाकई जगह गलत बताए हो। तभी कोई वहां से गुजरा। वह जल्दी से उनके पास गई। माफ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह कहाँ है? तांग युक्सिन ने झट से वह नोट उसे थमा दिया। महिला ने नोट उठाया और उस पर एक नजर डाली। ओह, आपका मतलब इससे है। उसने अपने पीछे खड़ी जर्जर इमारत की ओर इशारा किया। ये ठीक वही है, बीच वाली। धन्यवाद। तांग युक्सिन ने नोट वापस ले लिया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने नोट पर अपनी पकड़ मजबूत की और आंखें सिकोड़कर अपने पीछे जर्जर इमारत को घूरने लगी। उसने कभी इस संभावना पर विचार ही नहीं किया था। लिन यिले हमेशा से संपन्न परिवार में पली बढ़ी थी, एक सभ्य जीवन जीती थी और उसने कभी खुद के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। वह ऐसी जगह पर कैसे रह सकती थी? ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी। अपना सूटकेस दोबारा उठाकर तांग युक्सिन जर्जर इमारत की ओर चलने लगी। दूर से देखने पर ही वह बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन पास से देखने पर वह और भी जर्जर थी, इतनी कि मानो कभी भी गिर सकती हो। दीवारों की बाहरी परत उखड़ गई थी, जिससे अंदर की ईंटें दिखाई दे रही थीं। सीढ़ियां इतनी अंधेरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे टटोलते हुए ऊपर जाना पड़ रहा हो। जब वह आखिरकार ऊपर चढ़ गई, तो उसने नोट पर लिखे पते और नंबर का मिलान किया, और पता सही निकला। यह उन पुराने ट्यूब बिल्डिंगों में से एक थी, जिसमें हर घर के लिए एक ही यूनिट होती थी और पानी के पाइप और शौचालय साझा होते थे। जाहिर है, लोग अब भी वहां रहते थे। कुछ लोगों ने तो अपने दरवाजे के बाहर चूल्हा भी लगा रखा था और वहीं खाना बना रहे थे। वह अंदर का नज़ारा नहीं देख पाए, लेकिन आधुनिक जमाने के बहुकमरे वाले अपार्टमेंटों की तुलना में वे छोटे लग रहे थे। यही वह जगह थी। तांग युक्सिन ने अपना सूटकेस नीचे रख दिया। उसने नोट निकाला और काफी देर तक उसे जांचा। यही वह जगह थी, कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि उसने पता गलत याद कर लिया है या लिन यिले ने उसे गलत जानकारी दी है। ये वह जगह नहीं हो सकती जहां लिन यिले जैसी महिला रहती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, लिन यिले खुद को इस हद तक नीचा नहीं दिखाएगी। अगर हालात बेहद खराब भी हो जाते, तो जिस अस्पताल में वह इंटर्नशिप कर रही थी, वहां छात्रावास थे। और किंग विश्वविद्यालय से नर्सिंग स्नातक होने के नाते अपने पिता के पद के कारण उसे सैन्य अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल सकती थी। वे उसके लिए घर के पास काम करने की व्यवस्था कर सकते थे। लिन यिले किसी भी कीमत पर खुद को इस तरह की स्थिति में नहीं आने देना चाहती थी। एक खतरनाक इमारत में रहना और हर भोजन में दलिया खाना। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दस्तक। दरवाजे से खोखली और थोड़ी डरावनी सी आवाज आ रही थी। उसे डर था कि अगर उसने और जोर लगाया तो वह टूट सकता है। कुछ देर बाद उसने अंदर से कदमों की आहट सुनी और एक चरमराहट की आवाज सुनी जिससे दरवाजे के खुलने का संकेत मिला। युक्सिन, ये जानी पहचानी आवाज, ये जाना पहचाना लहजा। उसके सामने खड़ी गर्भवती महिला इतनी दुबली पतली दिख रही थी कि वह भूत जैसी लग रही थी। तांग युक्सिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके लाल होंठ खुले, उसकी आवाज धीमी और ठंडी निकली। लिन यिले, तुम मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है? लिन यिले ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, और क्या हो सकता है? उसने अपने पेट पर हाथ मारते हुए कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं गर्भवती हूँ। वह पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, यहाँ तक कि खाने का भी कोई पैसा नहीं था। अगर यही हाल रहा तो सिर्फ बच्चे को जन्म देने की बात नहीं थी, शायद वह खुद भूख से मर जाती। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी, वह सिर्फ युक्सिन से ही मिल सकती थी। वह घर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, डर के मारे कि उसके पिता उसे मार डालेंगे। तांग युक्सिन ने अपना सूटकेस जमीन पर फेंका और सीधे रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई एक अलग कमरा था जिसमें एक पुराना चूल्हा था, उस पर गर्म पानी से भरा एक बर्तन रखा था। रसोई में चावल की आधी बोरी के अलावा कुछ भी नहीं था, सब्जी का एक पत्ता भी नहीं था। क्या उसे उम्मीद थी कि लिन यिले अपने बड़े पेट के साथ यह मान लेगी कि वह खाना खरीदने के लिए नीचे जा सकती है? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी पतली थी। अगर वह खाती ही नहीं तो क्या उसे मोटा होने की उम्मीद थी? कितना बड़ा मजाक है।
वह वापस लौटी और देखा कि बैठने की कोई जगह नहीं है। उसने अपना सूटकेस खींचकर उस पर बैठ गई और लिन यिले के पेट की ओर इशारा किया। मुझे बताओ, ये कहाँ से आया? ये मेरा है, लिन यिले ने मुंह बनाते हुए अपने पेट को छूते हुए अपार मातृत्व प्रेम भरी निगाहों से कहा। ये मेरा है। मुझे पता है ये तुम्हारा ही बच्चा है। तांग युक्सिन का मन कर रहा था कि वो इस औरत का गला घोंट दे जो सुअर की तरह बर्ताव कर रही थी। मैं पूछ रही हूँ कि ये बच्चा किसका है? मेरा। लिन यिले ने फिर से मुंह बनाया, मानो वह पूरी तरह मासूम दिख रही हो। बिना पुरुष के बच्चा कहाँ से आएगा? तांग युक्सिन ने लिन यिले के पेट की ओर इशारा किया, जो लगभग 9 महीने की गर्भवती लग रही थी। उसे लगा कि यह उस मनहूस आदमी की करतूत है जिसने उसे गर्भवती किया और फिर गायब हो गया। लिन यिले ने अपने पेट पर हाथ फेरा, सिर झुकाया और अपने बुरी तरह सूजे हुए पैरों को देखने लगी। हाँ, तांग युक्सिन बिना हिले डुले बैठी रही। युक्सिन, मेरे पास चावल लगभग खत्म हो गए हैं। उसने इसे देखा। लिन यिले ने अपने लगभग रंगहीन होठों को चाटा। युक्सिन, मुझे भूख लगी है, मैं मांस खाना चाहती हूँ। तुम तो बिल्कुल सुअर हो, तांग युक्सिन ने झट से कहा और चली गई। लिन यिले ने एक कड़वी मुस्कान धारण की, शायद वह एक सुअर थी, वास्तव में वह एक सुअर थी। कुछ ही देर बाद तांग युक्सिन हाथ में खाने से भरा थैला लेकर वापस आए। ब्रेस्ड लॉयंस हेड, स्वीट एंड सावर रिब्स, पिकल्ड मस्टर्ड ग्रीन्स के साथ श्रेडेड पोर्क, स्टिर फ्राइड मॉर्निंग ग्लोरी, लोंगजिंग श्रिम्प और स्पेयर रिब्स के साथ विंटर मेलन सूप। और चावल की एक बड़ी थाली जिससे पूरी मेज भरी हुई थी। ... लिन यिले ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और खाना चट करने लगी। वह सचमुच सुअर जैसी दिख रही थी। उसे भरपेट खाना खाए कितना समय हो गया था। उसे मांस खाए हुए कितना समय हो गया है। तांग युक्सिन अपने सूटकेस पर बैठी रही और लिन यिडोन के पेट को घूरती रही। डकार। लिन यिले ने पेट भर खाना खा लिया था। बहुत अच्छा लगा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि तांग युक्सिन उसकी पेट को घूर रही है। तांग युक्सिन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह उसमें छेद कर देगी। उसने झट से अपने पेट को गले लगा लिया। युक्सिन, तुम क्या देख रही हो? वह शर्मा जाएगा। तांग युक्सिन आंखें सिकुड़कर लिन यिले का आकलन कर रही थी, जो उसके लिए बहन जैसी थी। उसने उसे पढ़ाई में सुधार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह अपनी बुद्धि में सुधार नहीं कर सकी। क्या आपने प्रसव पूर्व जांच करवाई थी? उसने लिन यिले से पूछा और उसका हाथ पकड़ लिया। लिन यिले ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने पैरों की उंगलियों को देखने लगी। जब मैं निकली थी तो मैं ज्यादा पैसे नहीं लाई थी। मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। रहने के लिए ये सबसे सस्ती जगह है। अगर मैं घर किराए पर लेता हूं तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। उसकी आवाज कर्कश हो गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। NOGO, युक्सिन, मैं जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत भी हो सकती है। तांग युक्सिन ने अपने माथे को छुआ, उसे सिरदर्द हो रहा था। लिन यिले, क्या आपने नर्सिंग कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है? मैंने किया, लिन यिले ने अपनी उंगलियां गिनते हुए कहा, लेकिन क्या करूं, मैंने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आती, इसीलिए। तांग युक्सिन को आखिरकार बात समझ आ गई। लिन यिले किसी तरह विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने में सफल रही, यहां तक कि किंग विश्वविद्यालय से भी। तांग युक्सिन ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया और बाहर की ओर चल पड़ी, जिससे लिन यिले चौंक गई। क्या युक्सिन भी उसे छोड़ रही है? जब तांग युक्सिन प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वह मुड़कर बोली, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं। लिन यिले ने मुंह बनाया। अगर वह यहाँ नहीं रहती तो वह कहाँ रह सकती थी? अस्पताल चलते हैं। तांग युक्सिन सूटकेस लेकर सीढ़ियों के ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। लिन यिले जल्दी से उनके पीछे पीछे चली। तेज चलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को चोट न लग जाए। लेकिन अगर आपको अस्पताल जाना है तो क्या आपको अपना सूटकेस साथ ले जाना होगा? लिन यिले धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और बुदबुदाई। तांग युक्सिन ने लिन यिले की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसकी बातें बेतुकी लग रही थीं। आखिरकार गर्भावस्था महिलाओं को थोड़ा लापरवाह तो बना ही देती है। लिन यिले न केवल नासमझ थी, बल्कि उसमें अक्ल भी नहीं थी। वह उस जगह पर रहती थी, ऐसे ही वातावरण में जीवन व्यतीत करती थी। क्या लोगों के सोने के लिए जगह नहीं है? उसने सोचा कि क्या लिन यिले का ईंट से सिर न टकराना महज संयोग था। साथ ही ये तीसरी मंजिल पर है। जब समय आएगा तो क्या लिन यिले अपने दुबले पतले शरीर के साथ एक गर्भवती महिला को सीढ़ियों से नीचे ले जाएगी?
या उससे एक आंतरिक चिकित्सक से प्रसव में मदद करने की उम्मीद करेगी। तांग युक्सिन ने एक टैक्सी बुलाए और बिना कुछ बोले पास के अस्पताल चली गई। जब चेकअप का समय आया तो डॉक्टर ने पिछले परीक्षणों के बारे में पूछा, लेकिन लिन यिले के पास ऐसा कोई परीक्षण नहीं था। डॉक्टरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो तांग युक्सिन एक दुष्ट महिला हो जिसने अपनी गर्भवती बहू का शोषण किया हो। विशेषकर ये देखते हुए कि लिन यिले इतनी पतली थी और उनका पेट इतना छोटा था कि वे 5 या 6 महीने की गर्भवती प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही 9 महीने की गर्भवती थी। लिन यिले अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में पहली बार प्रसव पूर्व जांच करवा रही थी। स्थिति अच्छी नहीं थी। बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित था। सौभाग्य से अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ और दिन बीतने पर आपदा आ सकती थी। लिन यिले खुद आश्चर्यजनक रूप से शांत थी और वह पहली बार अपने बच्चे को देख रही थी। वह अचानक मुस्कुराए। यह एक लड़की है। जांच करने वाले डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह लड़की है? मैं समझ सकती हूँ। लिन यिले खड़ी हो गईं, रिपोर्ट को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे देखती रहीं। युक्सिन, देखो मेरी बेटी, ये उसके नन्हे पैर हैं, ये उसके नन्हे पंजे हैं, ये उसका नन्हा सिर है। तांग युक्सिन की आंखों में ऐसा भाव था मानो वह किसी मूर्ख को देख रही हो। अरे माफ कीजिए, मैं भूल गई थी। लिन यिले ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, आप भी डॉक्टर हैं, इससे पता चलता है। बाहर निकलते समय तांग युक्सिन ने लिन यिले का हाथ पकड़ रखा था। लिन यिले अपनी ही बेफिक्री भरी दुनिया में जी रही थी, एक मूर्ख की तरह खुशी खुशी चेकअप रिपोर्ट देख रही थी। उसकी बेटी, वह अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तांग युक्सिन ने उनकी रात बिताने के लिए पास में ही एक अच्छा होटल ढूंढ लिया और उसने रहने के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी। लिन यिले की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि वह आज रात ही बच्चे को जन्म दे दे, या फिर इसमें 1 महीना भी लग सकता है। वे होटल में रहना जारी नहीं रख सकते थे। खाना बनाना नहीं आता था। बाहर से खाना खरीदना असुविधाजनक और अस्वच्छ होता, जो गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त नहीं था। अगले दिन तांग युक्सिन लिन यिले को होटल से बाहर ले गई और उन्हें उनके नए किराए के घर में ले गई। ये भूतल पर स्थित था, जो काफी सुविधाजनक था। सभी उपकरण शामिल थे। पिछले मालिक ने सफाई करके इसे तांग युक्सिन को सौंप दिया था। उसने जगह की दोबारा सफाई के लिए कुछ सफाई उत्पाद भी खरीदे थे। उसने बिस्तर की सारी चादरें भी नई चादरों से बदल दी। जब लिन यिले अंदर आई तो वह एक पीड़ित युवती की तरह थी, एक शब्द भी नहीं बोली, बस आज्ञाकारी भाव से वहीं खड़ी रही।